Sensational throw. 63-97. And Devendra. देवेंद्र झाझड़िया, खेल जेवलिन। देवेंद्र बताओ, देवेंद्र मुझे एक प्रॉमिस किया था तुमने जाने से पहले, याद है? चूरू में जो उम्मीदवार है देवेंद्र और दिल्ली में है नरेंद्र। हेलो एंड वेलकम टू अ होल न्यू पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल है। उनका इंट्रोडक्शन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर्स देख के आप समझ गए होंगे। बहुत ही स्पेशल है। पैरालंपिक स्पोर्ट्स में इंडिया को सबसे पहले 2 गोल्ड मेडल्स दिलाने वाले इंसान यही हैं। नाम है इनका देवेंद्र झाझड़िया जी, और इनके बारे में इससे बेटर क्या हो सकता है कि वो खुद ही बताएं। सर, आपने एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से शुरू किया है, गांव से शुरू किया है, और आज की इतनी सारी आपकी उपलब्धियां हैं। तो मैं चाहूँगा हमारी जनता के लिए प्लीज़ आप अपने ज़ुबान से बताएं कि क्या क्या आपकी उपलब्धियां हैं। देखिए, ग्रामीण परिवेश से हूँ, गांव का ही नहीं, मैं तो ढानी का रहने वाला हूँ, और एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ राजस्थान में, चूरू डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे सुविधाओं का बहुत अभाव रहता है। वहाँ से निकल करके मैं मानता हूँ 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, फर्स्ट इंडियन डबल गोल्ड मेडल जीतने वाला पैरा खिलाड़ी जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला। पहला ऐसा खिलाड़ी हूँ देश का पैरा जिन्हें पद्म भूषण मिला, अर्जुन अवार्ड, पद्म श्री। 18 साल मेरे नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है। 2002 में मैं पहला गोल्ड मेडल जीता था। लास्ट टूर्नामेंट मेरा वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स थी मोरक्को में 2022 में, उसमें सिल्वर मेडल जीता। 20 साल का लंबा खेलों का अनुभव रहा। इस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है मेरी जिंदगी में। संघर्ष करना सिखाया है, सक्सेस को भी सीखा है, और यूँ कहूँ कि एक स्पोर्ट्स मेरी जीवन शैली में आ गया है। सर, इस जर्नी की शुरुआत कैसी हुई? ऐसा तो नहीं होगा कि बचपन से पैदा होते आपने सोच लिया कि भाई स्पोर्ट्स में जाना है। इसकी चिंगारी कहाँ से लगनी शुरू हो गई? मेरे 9-10 साल की उम्र में करंट लग गया था हाथ में। तो हाथ में करंट लग गया, उससे मुझे हाथ गंवाना पड़ा। अब मेरे को हर कोई ये कहता था कि बेचारा कमजोर है। कहीं न कहीं जो बेचारा कमजोर शब्द है वो न कहलाने की जिद ने ही मुझे दुनिया का चैंपियन बनाया। मैं ये नहीं चाहता था कि मुझे कोई बेचारा कहे, मुझे कोई कमजोर कहे। मैं कमजोर नहीं हूँ। अब आपको कमजोर नहीं करने का साधन ये तो नहीं हो सकता कि मैं पढ़ाई में अच्छा हो जाऊं, तभी भी आपको कमजोरी कहेंगे। मैंने कहा मैं खेल में इतना बेहतर करता हूँ कि मुझे कोई कमजोर ना बोले, तो मैंने इसलिए खेल को चुना। आपने खेल में भी वो इवेंट क्यों चुने जिस इवेंट के लिए आप जाने जाते हैं? कहने के लिए तो और भी इवेंट्स हैं, करने के लिए और भी चीज़ें थी। इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, माफ़ कीजिएगा जी। इसके पीछे ये है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मेरा पिताजी किसान थे, तो मुझे कोई बड़ी स्कूल में तो भेज नहीं सकते थे। सरकारी स्कूल में उस टाइम में या तो आप कबड्डी खेल सकते थे, या खो खो खेल सकते थे, या अब एथलेटिक्स का माहौल था मेरे थोड़ा सा सरकारी स्कूल में। हाँ। तो मैंने एथलेटिक्स शुरू कर दिया। शॉर्ट पुट देखा मैंने तो हैवी लगा मेरे को। भाला मेरे को अच्छा लगता था, जब फेंकते थे हवा में उड़ता था। ऐसा नहीं है हमारी स्कूल में कोई स्विमिंग पूल हो, कोई वुडन कोर्ट हो, कोई टेनिस कोर्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो जेवलिन तक रही, और उसी में शुरुआत की, उसी में सक्सेस हुआ। हम बोलते ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे कोई ना कोई होता है। कभी भी आदमी वन मैन आर्मी नहीं होता है, हमेशा उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। तो आपके शुरुआती दिनों में कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसने आपको सबसे ज़्यादा पुश करा होगा कि भाई तू चल, मैं हूँ तेरे पीछे। मुझे जब करंट लग गया था और मैं 6 महीने बाद जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए मेरे घर पे आया,
तो मैंने मेरी मम्मी को कहा कि अब मैं खेल तो नहीं सकता बच्चों के साथ शायद। तब मम्मी ने वहाँ से कहा कुछ नहीं हुआ, आपके आ जाइए बच्चों में खेलिए। तो कहीं न कहीं मेरी फैमिली का, मेरा जितना स्पोर्ट्स कैरियर है, सबसे बड़ा कोई यदि मेरे पे मेहनत की है, मेरे लिए कोई योगदान दिया स्पोर्ट्स में, मेरी फैमिली ने दिया। क्योंकि एक डिफरेंटली एबल बच्चे को आप स्पोर्ट्स करवा रहे हो, बहुत अलग बात है। हिंदुस्तान में हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है अपने बच्चे को, शायद खिलाड़ी उस टाइम तो कोई नहीं बनाना चाहता था, खास करके दिव्यांग को। लेकिन मेरे फैमिली ने मुझे खिलाड़ी बनाने की सोची, ये मेरे लिए बड़ी बात है। सर मैं माफ़ी चाहूँगा अगले सवाल के लिए। मैं थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे जानना चाहता हूँ कि ये जो हादसा था ये एग्जैक्टली कैसे हुआ? मतलब आपको पता नहीं था, कुछ हो गया, या फिर जानबूझ के आपको है ना, बचपन में होता है ना कि यार ये देखते ही क्या होता है तो कुछ पकड़ लिया, कुछ छू लिया, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे गांव में लाइट भी नहीं थी। मेरे गांव के पास से 500 मीटर की दूरी पे लाइट जा रही थी। तो एक पेड़ था, उस पेड़ पे हम खेलते थे, तो आदत में था। हमारे राजस्थान में क्या होता, उस टाइम चुन्ने के मकान बनते थे। अच्छा। तो उनकी क्या है, वो टहनी होती है एक पेड़ की, उस टहनी से उनकी कुटाई करते हैं ताकि वो मजबूत बने। वो टहनी तोड़ने के लिए मैं गया और उसी पेड़ पे चला गया। उसके पेड़ के अंदर से बिजली का तार था, तो जैसे ही वो टच हुआ मुझे 11,000 वोल्टेज का करंट लग गया। और मुझे बताते हैं मेरे को, तो मैं तो बेहोश हो गया। वहाँ से ऐसा समझा था कि इसमें अब जान नहीं है। तो वहाँ से एज ए बॉडी लेकर के आए थे घर पे, फिर किसी ने देखा कि नहीं धड़क रहा है अभी तो इसलिए मैं मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं घबराता हूँ कि मुझे जीवन मिल गया फिर से। इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। सर अभी तो आपने इतना सारा मुकाम हासिल करा है, क्या कुछ आपने अचीव नहीं करा है? जब ये हादसा हुआ तो शुरुआती दिनों में आपका मेंटल स्टेट क्या था? क्या जीवन को लेकर आप सोच रहे थे उस वक्त पे? वो दौर बहुत चैलेंजिंग दौर था कि क्या करेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, खिलाएंगे कि नहीं साथ पता नहीं, थॉट बहुत आती थी। लेकिन फाइनली यही सोचा कि अच्छा जो मुझे लगा, स्पोर्ट्स करना मेरे को अच्छा लगा, मैंने वही चुना। अक्सर लोगों के बारे में जब आप पूछते हो, जवानी के बारे में पूछते हो, तो कॉलेज के दिन बड़ा याद करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके कॉलेज के दिन दूसरों से अलग थे, दूसरों जितना था, या फिर उनसे भी बेहतर था? मैं लड़कियों के मामले में पूछ रहा हूँ। तो आप अपने कॉलेज के दिनों में कितना चार्मिंग थे? कॉलेज के टाइम, स्कूली टाइम, खास करके कॉलेज के टाइम, और मैं मानता हूँ कॉलेज लाइफ बेस्ट लाइफ। कॉलेज के जो दिन होते हैं, कॉलेज के टाइम में मैं 2002 एशियन पैरा एशियन गेम्स का चैंपियन बन गया था। तो उस टाइम मैं राजस्थान में NMPG कॉलेज हनुमानगढ़ में पढ़ता था। एक बहुत ही बड़ा वेलकम हुआ था मेरा। लेकिन कॉलेज में जो गेम खेलते थे, मैं एबल बॉडी में खेलता था, तो यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रहा। तो एज ए खिलाड़ी तौर पे मेरी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी। बट आज भी एक बात याद है, आपने जो चर्चाएं कर ली तो मैं बताऊं, एक मेरे साथ बड़ा अजीब सा होता था कि इंटरनेशनल मेडलिस्ट था, तो जैसे ही प्रोग्राम होते थे तो हमारे प्रिंसिपल साहब कहते थे झाझड़िया जी को ऊपर बैठाओ। अब मैं जाके प्रिंसिपल साहब के पास ऐसे बैठा रहता था। ऐसा क्यों? भी हमारा मेडलिस्ट है, इसको नीचे नहीं बैठाएंगे, हमारे बराबर बैठाएंगे, सम्मान दे रहे थे। अब मेरे फ्रेंड थे, वो कह रहे थे, वो तो हंसते थे, मजाक करते थे, मैं ऊपर बैठा रहता था। तो वो फिर कहते थे फंस गए आप तो। ये कॉलेज टाइम में होता था, लेकिन कॉलेज टाइम मेरा बहुत अच्छा निकला। और एक ओपनिंग सेरेमनी होती थी टूर्नामेंटों में, तो मैं ओपनिंग सेरेमनी में नहीं जाता था। मैंने कहा क्या जरूरत है अपने में, तो ऐसे ही देखते थे। खेल ही अंदर जुनून था, बदमाशी नहीं करता था, पर मजाक बहुत करता था मैं भी खिलाड़ियों के साथ, और कोच जितने भी मिलते थे। कॉलेज लाइफ मेरी बहुत अच्छी लाइफ रही है, नो डाउट। जितना मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करा है, मुझे ये जानने में भी आया है कि जो आपकी वाइफ हैं वो भी थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स की तरफ हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आप उनसे मिले, वो स्पोर्ट्स में कैसे घुसी, थोड़ा सा प्लीज़ अगर बता सके। मेरी मिसेज स्पोर्ट्स पर्सन है, नो डाउट। और
वो भी कबड्डी की नेशनल प्लेयर रही है। मैं आपके मुंह से निकलवाना तो चाहता था। तो ये अच्छी बात है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को समझ सकता है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी लाइफस्टाइल रही, 20 साल मैंने गेम किया, तो उनका यही था कि 9 बजे फ़ोन करना है तो मेरे से 9 बजे ही बात हो पाएगी। मैं डिसिप्लिन का बहुत ही मतलब पक्का रहता था। बहुत ज़रूरी। शायद स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होती तो वो नहीं समझ पाती। और ये भी मैं बता दूं आपको कि 2 मेडल पैरालंपिक के मैंने शादी के बाद में ही जीते हैं। अच्छा। वर्ल्ड चैंपियन शादी के बाद में बना। एशियन गेम सब जो बड़े बड़े इवेंट थे वो शादी के बाद ही जीते हैं मैंने। तो मैम से आपका मिलना कैसे हुआ? अगर ये बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं है, आप शेयर करना चाहेंगे तो। नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है और हमारे तो जो जिस मैं फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, हमारे अरेंज मैरिज होती है वहाँ पे, तो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत हो गई। अभी ना आपके बारे में मुझे ये भी जानने को मिला है कि आप मोदी जी के बड़े करीब है, तो उनके साथ का क्या रिश्ता है ये? मोदी जी बहुत अलग इंसान है। मैं उनसे सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको रोकना चाहूँगा। शायद मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, मुझे पता नहीं मैंने सही सुना या नहीं सुना। केंद्र में नरेंद्र और राजस्थान में देवेंद्र, ये लाइन मुझे कहीं कहीं से मिला है। ऐसा कुछ है या फिर मुझे कुछ अफवाहें मिली? वो एक स्लोगन था, केंद्र में नरेंद्र, चोरू में देवेंद्र। अच्छा। वो स्लोगन एक 11वीं क्लास के लड़के ने दिया था। वो इलेक्शन के टाइम में बहुत चला था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ जो मेरे लिए रैली की थी उसमें भी उन्होंने बोला था। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं कहूँ कि बहुत अलग है वो, बहुत अलग है। मतलब किस तरह से? थोड़ा जैसे मैं बहुत बार मिला उनसे एज ए एथलीट, और हमारे खिलाड़ी भी कहते हैं कि पैरा खिलाड़ियों को तो, दिव्यांग जनों को तो प्रधानमंत्री जी ने गोद ही ले रखा है। क्योंकि उनका जैसे लगाव है, जैसे उन्होंने 2016 में बोला था कि ये विकलांग नहीं है, दिव्यांग है। बहुत हौसला मिलता है। जैसे खिलाड़ी मेडल जीत के आते हैं, उनका जो वेलकम का तरीका है माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अलग है। तो मेरे बारे में कई बार बोले हैं, मन की बात में बोले हैं, वैसे भी बोले हैं। तो उनसे वो मैं ये मानता हूँ उन्होंने 95% जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल जिए उन्होंने। जैसे हम बैठे थे एक दिन, कोई इवेंट खेल के मेडल जीत करके आए थे, खिलाड़ी लोगों से बड़े खुश होकर के बात कर रहे थे। तो हमने पूछ लिया ऐसे ही कि सर बताओ आपने कभी गेम किया है क्या? तो उन्होंने कहा गेम तो अवसर नहीं मिला इतना मुझे, लेकिन हम कभी कभी वो तालाब में जा कर के तैरते थे। तो हमें वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि बचपन में सेम हमने भी वही किया। हमारे गांव में बरसाती पानी इकट्ठा होता था, हम वहाँ तैरते थे। तो उन्होंने बेसिक लोगों की लाइफस्टाइल जी है उन्होंने, तो उनको पता है हर चीज का। 95% लोगों को उन्होंने लाइफस्टाइल जी है, उन्होंने भी वो तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या वो जो करते हैं उनका सब पता रहता है। अगला सवाल देवेंद्र जी मैं जो पूछने वाला हूँ शायद थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। आप मुझसे इस बात पे अग्री करेंगे कि भारत में क्रिकेट को हम बड़ा मानते हैं, है ना? लेकिन जब बाकी स्पोर्ट्स की बात आती है, बाकी इवेंट्स की बात आती है, पैरालंपिक्स की बात आती है, ये इतना पॉपुलर नहीं हो रहा है। इसके पीछे का आपको क्या कारण लगता है, या फिर कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं कि यार ये सब चीज़ें भी उतना ही पॉपुलर हो जाए? ये आपकी बात सही है। मुझे कोई बोलेगा ब्राजील में फुटबॉल बहुत फेमस है, वहाँ स्विमिंग क्यों नहीं इतना फेमस? तो फुटबॉल वहाँ का क्या है कि गेम रहा लंबे समय तक। अब की बार जैसे पैरालंपिक में आपने एक मोमेंट देखा है, हमने 29 मेडल जीते हमारे जाबाज सिपाहियों ने इस देश के लिए। कितना बड़ा मोमेंट है। आप देखिए पहले पन्ने की खबर आती है कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है। पहली बार ऐसा मेरे को महसूस हुआ है कि मीडिया ने क्रिकेट के अलावा पैरा स्पोर्ट्स को बहुत दिखाया है। अग्री करूंगा मैं।
ये एग्री आपको करना पड़ेगा। हाँ। दूसरी मैं बताऊंगा आपको, जो पेरिस पैरालंपिक थे, हम 18वें नंबर पे रहे। दुनिया ने ये माना है कि हिंदुस्तान अब स्पोर्टिंग कंट्री हो गया। हाँ। और मैं क्रिकेट के बारे में बोलूं, क्रिकेट का क्या है कि कॉर्पोरेट लोगों से वो 81-82 में जुड़ गए थे, अच्छा। कोलिब्रेशन हो गया था। आज हम कोलिब्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पैरालंपिक अध्यक्ष होने के नाते। तो हम कोलिब्रेशन करके काम करेंगे, हाइट तब मिलेगा हमें। काम करने की जरूरत है, हमें साथ मिलकर के हम काम करेंगे। कोई भी अच्छी खबर है वो हम मीडिया को भेजें, हमारा मीडिया से तालमेल हो। सरकार कोई अच्छा काम कर रही है, हमें वो बताना चाहिए कि हमारे पैरालंपिक मूवमेंट में गवर्नमेंट ये साथ दे रही है। तो हमें माहौल क्रिएट करना होगा, वो जरूरी है। अच्छी, जैसे वर्ल्ड चैंपियन बनता है कोई खिलाड़ी, तो हमें उसको बताना है कि हमने ये काम किया है। अभी इससे जुड़े ना मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, पता नहीं वो सुनकर आपको गुस्सा आए या फिर आप किस तरह से उसका रिएक्शन दें। आपको नहीं लगता कि जब हमारे ओलंपिक्स होते हैं, जब कोई मेडल जीत के आता है, सिर्फ उसी वक्त पे ही हम उनको इतना सपोर्ट करते हैं, मीडिया में लेके आते हैं, बाकी वक्त का क्या, हम उनको क्यों लाइट में नहीं लाते हैं? एक तो मैं करेक्शन कर दूं थोड़ा सा। हाँ जी प्लीज। मुझे गुस्सा नहीं आता कभी, बहुत कम आता है। और आप कह रहे हैं कि ओलंपिक के टाइम में, मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट होने के नाते बता रहा, हमने 28 और 32 का प्लान तैयार कर लिया है। बाप रे। हमने 15-16 साल की एज के जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी हमने बिल्कुल सूची बना ली है, डाटा कलेक्ट कर लिए हैं कि ये हमारे होप हैं 28 और 32 में। हम उनको जूनियर प्रोग्राम दे रहे हैं, जूनियर इंटरनेशनल लेवल पे उनको टूर लगवाएंगे हम। ये हमारी प्लानिंग है, सरकार इसमें हमारा सहयोग कर रही है। ये काम करेंगे तब बार बार आप हाइट पे आओगे, तब बार बार मीडिया में आओगे। हो सकता है मीडिया है वो 1 महीने दिखाए ओलंपिक पैरालंपिक को, लेकिन हमें ज्यादा काम करेंगे, मेडल ज्यादा आएंगे, तब उसको हाइट मिलेगी। सही बात है। 365 दिन रहते हैं पैरालंपिक ओलंपिक में, तब आपको एक कार्यक्रम करना चाहिए। भारत सरकार भी करती है। आपने पिछली बार हमने 30 दिन बचे, 100 दिन बचे, उन पे सब पे काउंटडाउन पे हमने कार्यक्रम किए। ये जरूरी है। देवेंद्र जी, ओलंपिक से पैरालंपिक से थोड़ा बहुत टर्न लेके आप अभी थोड़ा सा पॉलिटिक्स साइड टच कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हमने रिसर्च करा आपके बारे में और अच्छे लेवल पे है। तो ये सोच में बदलाव कैसे आया? आपने क्यों सोचा कि चलो देश की सेवा की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे, पॉलिटिक्स में घुसेंगे? ये मैं बताना चाहता हूँ, मैं 2014 से पहले जिस माहौल में इस कंट्री को देख रहा था, और खास करके खेल के क्षेत्र में, यहाँ मैं खुद बहुत भोगी हूँ। मेडल जीतने के बाद 5-5 साल पैसे नहीं मिलते थे। जब मैं पहली बार पैरा एशियन गेम्स में मोदी जी से मिला तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट की थी मैंने उनसे कि सर, हम्बल रिक्वेस्ट है एक हमारी तरफ से कि आप खिलाड़ियों को जैसे मेडल जीत के आते हैं आप तभी प्राइज दे दो। आप देख रहे होंगे पेरिस पैरालंपिक में भी हमारे खिलाड़ी जीत के आए, घर पे जाने से पहले उनको चेक मिलता है। उन्होंने जो काम किया, मैं उनकी नीतियों से प्रभावित होके कि दुनिया को यदि कोई चैलेंज कर सकता है या इस देश को कोई बहुत आगे ले जा सकता है, मेरे को मोदी जी में वो कैपेसिटी नजर आई। मैं उनसे प्रभावित होकर के इस क्षेत्र में आया हूँ। मैं राजनीतिक तो नहीं कहूँगा इसको, मैं एक सेवक के तौर पे भी जन सेवा के उद्देश्य से मैं आया हूँ। इस क्षेत्र में आपका फ्यूचर गोल क्या है? आपको पीएम तक पहुंचना है, प्रेसिडेंट तक पहुंचना है? किस लेवल तक आपने सोचा है कि पहुंचना है मुझे, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं कभी नहीं सोचता मुझे क्या बनना है। अच्छा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ मुझे करना क्या। जो बेसिक जरूरत है, मैंने 95% लोगों की लाइफस्टाइल जी। हाँ। मुझे पता है इस देश में पानी की क्या जरूरत है, मुझे पता है लाइट की कितनी जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं लाइट के बगैर रहा हूँ। आप तो शायद नहीं समझोगे, लेकिन हमारे पास गांव में लाइट तो थी नहीं। हमारे पास कोई ऐसा नहीं था कि बड़ा गैस हो या कोई
अच्छी लालटेन हो, एक चिमनी होती है, उसके देख करके हमने पढ़ाई की है। वो दर्द आज भी अंदर है। पानी हमने खुद ने जा करके 1 किलोमीटर दूर से हम पानी लेकर के आते थे, वो अंदर आज भी दर्द है। उसके लिए मैं ये सोचा कि उसके लिए मुझे काम करना है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जब तक इंसान स्ट्रगल नहीं करता है ना, हर फेज को जिया नहीं है ना, उसको जिंदगी समझ नहीं हमने आती है। किसानी की है। आज मैं किसान के बारे में मैं समझता हूँ कि उसके अंदर क्या दर्द है। यदि अच्छे लोग पॉलिसी मेकर बनेंगे तभी जा करके ग्रास रूट के लोगों का भला होगा। सोने की चम्मच लेके जो इंसान पैदा हुआ है, जिस व्यक्ति ने मात्र 1% लोगों की लाइफस्टाइल जी है, वो व्यक्ति 99% लोगों का भला नहीं कर पाएगा, वो 1% का भला करेगा। डेफिनेटली। अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको सोच समझ के जवाब देना है। अभी अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो उस एक दिन में आप क्या क्या कार्य करेंगे, स्पेशली पैरालंपिक को थोड़ा सा उसको फेवर करते हुए? देश का भी सोचना है आपको। देखिए, ये तो काल्पनिक क्वेश्चन है। हाँ। और इसे मैं क्या जवाब दूं, तो कल्पना है। हाँ। और मेरे ख्याल से कल्पना में क्या जवाब दें, ये तो मैं तो नहीं मानता इस बात को। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। मैं पेशे से एक फिटनेस कोच हूँ। मैं इंटरनेशनल लोगों को ट्रेनिंग वगैरह कराता हूँ, उनका डाइट वगैरह देखता हूँ। तो मेरी रुचि अभी थोड़ा सा आपके जीवन में डाइट एंड फिटनेस उसको लेकर है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप पहले गांव में थे, एक बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से थे, और जब आपने गेम को सीरियसली लिया तो आपके खान पान में, आपके रूटीन में किस तरह से चेंजेस आए, वो किसने कराए? आपको एक हाइट पे जाना है, ओलंपिक मेडल जीतना है, एशियन मेडल जीतना है, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा प्रदर्शन करना है, 4-5 चीजों का आपको ध्यान देना होगा। प्लीज, हमारी जनता के लिए, बच्चों के लिए, विशेष तौर पे मैं बच्चों के लिए कहूँगा, अच्छा खिलाड़ी बनना है, अच्छा आपको फिट रहना है, तो सबसे पहले आपको इसको छोड़ना होगा। सही बात। इससे आपकी दूरी करनी पड़ेगी आपको। विशेष तौर पे मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपका 1 घंटा दिन में 2 घंटा ऐसे समय बिताता है, पता ही नहीं चलने देता। मैं आपको बताता हूँ कि शायद आपको अभी के बच्चों के बारे में ना बताओ, 1-2 घंटा आपने तो बहुत कम बताया, लोग पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं इसके पीछे। क्योंकि मुझे अवसर नहीं मिला इतना, मैं फोन नहीं चलाता हूँ। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छे लेवल पे पहुँचना है तो आपकी डाइट चार्ट होना जरूरी है। समय पे उठना, समय पे सोना और समय पे खाना खाना। उसके बाद आपके पास ट्रेनिंग प्लान अच्छी होनी चाहिए, आपके पास न्यूट्रिशन होना चाहिए, आपके पास ट्रेनर होना चाहिए, आपके पास एक कोच होना चाहिए, और इंजरी आए तो आपके पास एक फिजियो का आना चाहिए। होना चाहिए। इनको आप बैलेंसिंग रखना पड़ेगा और टीम वर्क करना पड़ेगा। आपका फिजियो अच्छा होना चाहिए, आपका उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरा फिजियो मेरे लिए बेहतर काम करता है। ये बैलेंस बना करके आपको फिर आगे बढ़ना होगा। थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं बच्चों के लिए कि हम थोड़ा पर्टिकुलर जानना चाहते हैं कि आप क्या क्या खाते थे? नाम लेना पड़ेगा आपको, मैं ये खाता था, उठकर ये खाता था। मैं आपको बताऊं, मैं पूरे देश के लिए बताना चाहता हूं एक चीज कि आपको रीजनल जो फूड है, कोई भी रीजनल फूड, वो बेस्ट है। हाँ। एक आपके क्षेत्र में जो फ्रूट हो रहा है वो फ्रूट खाएं आप, सीजनली फ्रूट खाएं, और आपके एरिया में हो रहा है प्रोडक्शन है जिसका, वो ही खाएं आप, वो बेहतर है, सबसे अच्छा। उनके बाद आप खाने में, जैसे आप मॉर्निंग में जैसे आप स्प्राउट ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, और फास्ट फूड से आपको दूरी करनी होगी। फास्ट फूड से आप दूरी नहीं करोगे तो आप फिट नहीं रह पाओगे। फास्ट फूड के नाम बहुत अच्छे होते हैं, पिज्जा, बर्गर, ऐसे नाम लेते हैं, तभी तो उनके नाम है फास्ट। हाँ, धड़ाधड़ बन जाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे नाम ही हमारे खिचड़ी, दलिया, लेकिन ये हेल्थी बहुत होते हैं। हेल्दी होते हैं। आप जूस पी सकते हैं, बहुत बेहतर रहता है। और आप लंच में आप प्रोटीन ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, और एक आपको ग्रीन सब्जी बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। बच्चे हैं तो शाम को आपको दूध लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूध में बहुत कुछ होता है, और हमें पैकेट फूड से तो बिल्कुल दूर रहना ही होगा। इन बातों का ना मैं स्पेशली क्लिप निकाल कर
मीडिया में चलाने वालों, अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे चलाने वालों, ये बहुत ज़रूरी बातें आपने बताई। आजकल ना मार्केट में फिटनेस को लेकर कुछ भी फैला हुआ है, कोई भी अपना कुछ भी ज्ञान दे रहा है। ये जो आपने बताई ना, ये सालों सालों से चली आ रही है चीज़ें, और कई हजार सालों तक मुझे लगता है कि और चलेंगी, और यही काम करती है शरीर के ऊपर। बिल्कुल, आप अग्री करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं, आपने खाने के बारे में बता दिया, एक बेसिक हेल्थ को बनाए रखने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल के बच्चे ना, जैसे आपने कहा, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन में लगे रहते हैं, स्कूल से आए, ट्यूशन चले गए, फ़ोन चलाया, सो गए। तो आपके हिसाब से क्या उनकी एक रूटीन होनी चाहिए? कैसे उठना चाहिए? क्या करना चाहिए? मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। पर डे आपको वर्कआउट करना होगा। किस तरह का वर्कआउट सर? अलग अलग करना होगा। आपको कार्डियो पे रनिंग भी करनी होगी, आपको स्विमिंग भी करनी होगी, आपको जिम्नास्टिक भी करनी होगी, यदि आपकी एज कम है तो। और उसके अलावा आपको कई एक्सरसाइज ऐसी होगी, जैसे जिस स्पोर्ट्स में आप जा रहे हो उसमें अलग अलग एक्सरसाइज होगी। जैसे आप मान लो फिटनेस गेम में हैं, आप रनिंग में हैं, तो आपको उसमें स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा कि रनिंग की आप कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। उसके अलावा आप दूसरे गेम में जा रहे हो, जैसे टीटी में जा रहे हो, क्रिकेट में जा रहे हो, आपको स्किल पे ध्यान देना होगा। क्योंकि एक एज होती है उसमें स्किल बहुत अच्छी आती है, उसके बाद नहीं आती है। आप फिटनेस पे काम बाद में कर सकते हो। और मैं तो सिंपल सी थ्योरी बताता हूँ कि आप नेचर के जितने पास रहोगे उतने ही फिट रहोगे। हाँ। आपको धूप लगनी बहुत जरूरी है। आज 8-10 साल के हमारे बच्चे हैं, मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, आप ये कहते हैं कि 30 साल की उम्र में उसके हार्ट के प्रॉब्लम हो गई, उसके ये इशू आ गए। उसका रीजन है आपको धूप मिली ही नहीं, आपके बॉडी के ऑर्गन है वो डेवलप हुए ही नहीं, आपका कार्डियो डेवलप हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने कभी रेस की नहीं, दौड़ कभी लगाई नहीं। हाँ। तो कार्डियो डेवलप कहाँ से होगा आपका? इन पे आपको पर डे फिटनेस पे कम से कम 45 मिनट तो हर व्यक्ति को देना ही चाहिए। इंसानी शरीर बनाई ही चलते रहने के लिए, लोगों ने उसको जाम कर दिया है। अभी ना मैं थोड़ा सा और डीप, कुछ डार्क जानना चाहूँगा। हर स्पोर्ट्स में, हर इंडस्ट्री में, चाहे आप मूवी इंडस्ट्री की बात कर लें, कुछ काला सच होता है, कुछ चीज़ें दुनिया के सामने दिखाई नहीं जाती है। आप समझ पा रहे हैं मैं किस तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ? तो आप जिस फील्ड में हैं, स्पोर्ट्स में, इवेंट्स में, कुछ ऐसा होता है छुपाने की लोग कोशिश करते हैं? जैसे कि मैं खुलकर अगर बोलना चाहूँ तो ड्रग अब्यूज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये कितना कॉमन है आपके फील्ड में कि कुछ छुपके से शरीर में डाल लिया जो कि आपके परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर देती है, तो चीटिंग हो गई। तो ये कितना कॉमन है आपके फील्ड में? होता है या फिर किस तरह से पकड़े जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं? देखिए, स्पोर्ट्स में और फिटनेस में दो अलग चीज़ें हैं, या पार्ट में करूँगा। हाँ। एक 18-20 साल का यूथ है, वो जिम में जाता है कि मेरी बॉडी अच्छी बननी चाहिए। हाँ। एक खिलाड़ी कहता है मेरा मेडल आना चाहिए। दो अलग बातें। जिसने ये तय कर लिया कि मेरी बॉडी अच्छी बननी चाहिए, वो सबसे ज्यादा वही लेगा। हाँ। वो कुछ भी ले सकता है अपनी बॉडी बनाने के लिए। और आजकल आप देखते हो जो सप्लीमेंट के नाम पे कई नकली चीजें भी बेचते हैं, बहुत सी, काफी अखबारों में भी आता है डुप्लीकेट सप्लीमेंट पकड़े गए। तो उन पे आपको ध्यान देना होगा। स्टेरॉइड का यूज करोगे आप, तो स्टेरॉइड ना आपने यूज किया, उसका इफेक्ट डलेगा, आपकी किडनी फेल होगी, आपके नी चले जाएंगे, आपके हार्ट पे वो डालेगा इफेक्ट, क्योंकि आप स्टेरॉइड ले रहे हो, बॉडी में स्टेरॉइड आएगा, वो रिएक्ट करेगा। तो ये दो अलग पार्ट है। फिट रहना चाहता है जो 18-20 साल यूथ है, वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहता है। हम थोड़ा सा ना वापस पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में जब आप एज ए स्पोर्ट्समैन मैन आए, आप ऑलरेडी फेमस थे, आपका चेहरा लोग जानते थे, तो पॉलिटिक्स में इस चीज़ के वजह से आसानी होती है फिर और चैलेंज होता है कि यार मेरे को अपना असली चेहरा रखना है, लोग कहीं मेरे को नापसंद करने ना लग जाएं, तो चैलेंजिंग कितना होता है या फिर आसान हो जाता है गेम आपके लिए पॉलिटिक्स का? देखिए, मैंने मेरी जिंदगी में इतना संघर्ष कर लिया लाइफ में। उस समय मैं जब गेम करता था, स्टूडेंट था, तो 95% लोग मुझे ये कहते थे कि क्यों कर रहा है। उसमें 5% लोग ऐसे भी थे कि करना चाहिए, अच्छा है, खेल रहा है।
बात पॉलिटिक्स की रही तो पॉलिटिक्स में चैलेंज नहीं कहूँगा, इसमें काम करने की जरूरत है आपको, क्योंकि हिंदुस्तान डेमोक्रेसी कंट्री है, इसमें पार्टियां हैं। एक पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आके आप जनसेवा कर सकते हो। मैंने वही काम किया है, एक पार्टी पे आकर के मैं इस फील्ड में आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं पब्लिक के लिए मैं मेहनत करूँगा। मेरे लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं मैं उनसे अवगत हूँ, वो मैं करवाऊँगा काम, मेरा ये मिशन है। आखिरी सवाल, और क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे सवाल थोड़े से चैलेंजिंग है, लास्ट वाला शायद थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, पता नहीं आप किस तरह से इसको लेंगे। आपके पास बहुत सारे रास्ते थे, आपके पास आम आदमी पार्टी, आपके पास कांग्रेस या फिर अलग रीजनल पार्टीज भी होती हैं, वाई बीजेपी? मेरे ख्याल से मेरे लिए तो 1% चैलेंज नहीं था। मेरा विजन क्लियर था, क्योंकि मैं जिस विचारधारा से जुड़ा हूँ, मेरे अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना है। मेरे देश का झंडा मैं 20 साल लेकर के पूरी दुनिया में घुमा हूँ। मैंने जो देखी है कार्यशैली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पार्टी का जो विजन है और जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उस विजन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उससे मैं सहमति देता हूँ कि यही मेरी विचारधारा है, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया है। बाकी अदर पार्टियों में मेरा उनका जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या कॉन्सेप्ट है उनका। वो तो एक, मैं कहता हूँ पार्टियां नहीं है, वो क्रिटिसाइज पार्टियां हैं सर, वो क्रिटिसाइज कर सकती हैं किसी विजन नहीं रख सकती वो पार्टियां। ऐसे पार्टियों को हम लाइक नहीं कर सकते। सर, आप प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया हैं, और जब हम आपका गेम देख रहे थे पेरिस में रिसेंटली, तो आप भाग भाग कर एक बैग लेकर अलग अलग वेन्यू में जा रहे थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, उस बैग में था क्या? देखिए, मैं प्रेसिडेंट था, पर वहाँ जा कर के मैं एज ए खिलाड़ी बन गया। और प्रेसिडेंट का एक अलग से VIP बॉक्स होता है ऊपर, मैं उसमें कभी नहीं गया। मैं रेलिंग के पास रहता था कि मेरा खिलाड़ी मेडल जीते, मेरे देश के लिए मेडल जीते। बात बैग की रही तो उस बैग के अंदर मैं हमेशा हमारा राष्ट्रीय ध्वज रखता था, 2-3 कुछ फूड सप्लीमेंट रखता था, ताकि मेरे खिलाड़ी को जरूरत पड़ जाए तो मैं तुरंत दे सकूं। झंडा इसलिए रखते थे हम कि हमारे वहाँ बहुत से इंडियन मिलते थे, जैसे ही मेडल जीतते थे तो हम वो झंडा लेकर के सेलिब्रेशन करते थे हम। तो एक अच्छी फील होती थी, मोमेंट बनता था, और पूरी दुनिया उसको देखती थी, क्योंकि लगभग 160 देशों में लाइव प्रसारण था उनका। तो हम चाहते थे कि हिंदुस्तान की हर जगह उपस्थिति दर्ज हो, इसलिए मैं तुरंत भाग के जाता था, ये रखता था इतना, क्योंकि मेरे को 20 साल का जो अनुभव था, उस अनुभव को मैंने यूज किया। क्या बात है, महान है सर आप। अभी आपने ना थोड़ा सा सप्लीमेंट के बारे में बोला, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। सप्लीमेंट के बारे में आपने जस्ट थोड़ी देर पहले भी बात करी थी कि आजकल बड़े फेक सप्लीमेंट्स आने लगे हैं, और अभी आप ये भी बता रहे हैं कि मैं बैग में सप्लीमेंट्स लेके घूमता था। तो लोगों को ना कहीं ना कहीं दिमाग में है कि सप्लीमेंट्स ही खराब है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि सप्लीमेंट्स खराब नहीं है, गलत तरीके के सप्लीमेंट्स लेना खराब है। तो वो थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगा, क्या गलत है क्या नहीं है सप्लीमेंट्स को लेकर। देखिए, सप्लीमेंट जरूरी है, बॉडी की रिक्वायरमेंट आप हैवी वर्कआउट करते हो, आपको प्रोटीन या जो भी कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये जरूरत है आपकी। लेकिन उसका आपको कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, फिर आपको आपका जो प्रोडक्ट ले रहे हो क्या वो असली प्रोडक्ट है, कहीं नकली तो नहीं दे रहा आपको कोई। तो इनमें बहुत ही आपको सोच समझ के लेना होगा। अच्छी आप कंपनी देखें, अच्छी कंपनियों के आप प्रोडक्ट लें, ताकि आगे जा करके आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच सर इस गाइडेंस के लिए। बहुत से लोग आजकल इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। जब आपके जैसा एक शख्सियत इन सब चीज़ों को बोल रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो युवक है, आज के जो युवा है, वो इन बातों को सीरियसली ले, उस चीज़ को समझने की कोशिश करे। आपका कीमती वक्त मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले
हमारे बच्चे जो आजकल के युवा हैं, उनके लिए आपका क्या गाइडेंस रहेगा? वीडियो के आखिरी में हम ये कवर करते हैं। प्लीज़ आप हमारे युवा को कुछ भी बताना चाहेंगे उनके बेहतर फ्यूचर के लिए? मैं तो इतना कहना चाहूँगा, कभी भी ज़िंदगी में निराश ना हो। हर दिन आप आशा रखें, मेहनत करें, डिसिप्लिन में रहें, छोटे छोटे गोल बनाएं। अब मुझे किसी भी फील्ड में जाना है, उसमें गोल बनाएं अपने अलग अलग, कि मैंने ये अचीव कर लिया, अब मेरा अगला गोल ये है। आप सकारात्मक रह करके मेहनत करेंगे। और एक मेरा और विशेष अपील है सभी से, आप पॉजिटिव लोगों की कहानियाँ ज़रूर पढ़ें। मैंने अब्दुल कलाम जी की स्टोरी पढ़ी है 10वीं कक्षा में, मैंने मिल्खा सिंह जी की स्टोरी पढ़ी, मैंने पीटी उषा जी की स्टोरी पढ़ी। ऐसे लोगों की स्टोरी पढ़े जिन्होंने ज़िंदगी में मेहनत के मुकाम पे बहुत हाइट पे गए हैं वो लोग, ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा उनसे। थैंक यू सो मच सर, हमारे रिक्वेस्ट पे आपने हमें ये पॉडकास्ट करने दिया। मुझे भी आपसे बहुत कुछ जानने को मिला और मैं आपका क्या ही बोलूँ, बस शुक्रिया अदा ही कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड उम्मीद करता हूँ हमारे इस वीडियो को जनता बहुत 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 ज़्यादा प्यार देगी, क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ था। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।